तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम इजी चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। ये चैप्टर है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? दो। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट किस बारे में बात करता है? जब एम्प्लॉय है ना नौकरी करते रहता है, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, तब की बात होगी। और पार्ट टू में किसकी बात होगी? जब वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद पेंशन वगैरह नहीं मिलता है, उसकी बात होगी। तो हम पार्ट वन में किसकी बात करेंगे? जब एम्प्लॉय जो है नौकरी करते रहता है एम्प्लॉयर के यहाँ, तब की बात करेंगे, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा, सैलरी पिक्चर में, पिक्चर बोल रहा हूँ ना, चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ। सैलरी पिक्चर में दो हीरो होंगे, एक होगा एम्प्लॉयर और दूसरा होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को हिंदी में बोलते हैं नियोक्ता, और एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो फैसिलिटी के फॉर्म में, हर चीज को हम क्या बोलेंगे? सैलरी बोलेंगे। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा, तो वो कुछ भी दे रहा है। कुछ भी दे रहा है मतलब नौकरी करेगा तो क्या देगा? उसको सैलरी तो देगा ही, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी देता है। आप लोगों को पता होगा, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कार मिल जाती है, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान मिल जाता है। ठीक है? जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, हर चीज को हम किस में जोड़ेंगे? सैलरी में जोड़ेंगे। तो आप लोग मेरे एम्प्लॉयर हो क्या? अपने बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। समझे मेरी बात को? सैलरी को सैलरी कहलाने के लिए वहां पे क्या रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। हम ये चैप्टर पढ़ने बैठे हैं ना, तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? एम्प्लॉय, क्योंकि इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम। एम्प्लॉयर के लिए देखोगे तो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहे हैं, दे रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है यहाँ पे? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो हम बात किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? एम्प्लॉय। तो ये हमारे मेन हीरो के कैटेगरी में आता है एम्प्लॉय। जो भी हम बात करेंगे एम्प्लॉय के लिए बात करेंगे। ठीक है? सैलरी का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो मिल रहा है उसको सैलरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो किसी के यहाँ जॉब करता है, उसको 20,000 पर मंथ मिलता है। आप लोग पूछते हो ना किसी किसी से, तू नौकरी करता है तो कितना रुपए महीना मिलता है? तो बोलता है 20,000 पर मंथ। तो आप क्या करते हो? 20,000 इंटू 12, कितना हो जाएगा? 2,40,000। तुरंत कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, बोलोगे तू तो 2,40,000 कमा रहा है, तो तेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 2,40,000 है। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना इतना आसान होता, तो इसके लिए चैप्टर बनाना पड़ता क्या? नहीं। तो इसमें बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व होती है, जिसके बारे में अपने को पढ़ना। तो सैलरी जो होती है ना, सैलरी, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन चीजों को मिलाकर सैलरी बनती है। पहला होता है क्या? पेमेंट्स, भुगतान। दूसरा क्या होता है? अलाउंसेस। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? परक्यूजिट। पेमेंट्स, अलाउंसेस और परक्यूजिट्स। पेमेंट्स का मतलब होता है, एम्प्लॉयर के यहाँ एम्प्लॉय जिस काम के लिए नौकरी में लगा है, तो उसके बदले, वो काम करवाने के बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो पैसा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेमेंट्स। अलाउंसेस मतलब कुछ स्पेशल पर्पस के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। और परक्यूजिट्स में क्या आता है? सुविधाएं, फैसिलिटीज। तो पेमेंट जो होता है ना, पेमेंट ये मोनेटरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मोनेटरी, मतलब पैसा, कैश देगा उसके बदले। अलाउंसेस भी किस फॉर्म में होता है? मोनेटरी। लेकिन जो परक्यूजिट होता है ना, परक्यूजिट, ये मोनेटरी फॉर्म में नहीं होता है। किस फॉर्म में होता है? फैसिलिटीज होता है, नॉन मोनेटरी फॉर्म में होता है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? रहने के लिए घर दे रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? यूज करने के लिए कार दे रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? यूज करने के लिए लैपटॉप दे रहा है। ऐसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है। तो उन सुविधाओं को क्या बोलते हैं? हम परक्यूजिट्स बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब आप लोग वर्ल्ड मैप देखे हो? गूगल मैप खोलोगे ना, पूरा जूम आउट कर दो, तो आपको क्या दिखेगा? एक अर्थ दिखेगा। ठीक है? क्या दिखेगा? अर्थ। जब जैसे जैसे आप उसको जूम इन करते जाओगे, तो आपको अर्थ के अंदर दिखेगा एशिया। एशिया के अंदर और जूम इन करोगे तो क्या दिखेगा? इंडिया। इंडिया के अंदर और जूम इन करोगे तो क्या दिखेगा? छत्तीसगढ़। उसके अंदर और जूम इन करोगे तो रायपुर। रायपुर के अंदर और जूम इन करोगे तो बैरन बाजार। बैरन बाजार के अंदर जीसीए, उसके अंदर टीके बैठा हुआ दिखेगा। तो बस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वर्ल्ड मैप है भाई।
ये सैलरी का फॉर्मेट है। इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करनी है तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलता है फॉर्मेट? सबसे पहले क्या लेते हैं हम? पेमेंट। सेकेंड नंबर पर क्या लेते हैं? अलाउंसेस। थर्ड नंबर पर क्या लेते हैं? परक्विजिट। तीनों की अमाउंट को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन, डिडक्शन में तीन चीजों की डिडक्शन मिलती है। पहला क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर क्या लेते हैं? एंटरटेनमेंट अलाउंस। फिर क्या लेते हैं? एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इससे ग्रॉस सैलरी में ये तीनों चीज की डिडक्शन लेंगे तो हमको क्या मिल जाता है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाता है। ये छोटा सा फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो पेमेंट लिखा है ना, ये कोई एक नाम नहीं है, ये हेडिंग है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अलाउंसेस लिखा है ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और परक्यूजिट्स भी जो है, ये तीनों अपने आप में हेडिंग है भाई। इन तीनों के अंदर बहुत सारा अपन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो, है कुछ नहीं फॉर्मेट में। सबसे पहले क्या लेते हैं? पेमेंट। फिर क्या लेते हैं? अलाउंसेस। फिर क्या लेते हैं? परक्यूजिट। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को, ग्रॉस सैलरी में हम क्या तीन चीजों की डिडक्शन लेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑब्लिक प्रोफेशनल टैक्स। ये तीनों की डिडक्शन लेने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सबसे पहले मैं एक एक करके आप लोगों से इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या होता है, मैं कंपेयर अंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। सैलरी चैप्टर के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन है, ये चैप्टर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ते हो ना इस चैप्टर को, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ते हो। इस वजह से हमको समझ में नहीं आता है चैप्टर में कब क्या लेना है, कहां पर क्या लेना है। और मैं ये जो नोट्स बना के रखा हूं, एकदम सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना के रखा हूं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके दिमाग में आसानी से ये चैप्टर घुसेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? पेमेंट्स की। चलो पेमेंट्स। पेमेंट्स में सबसे पहले क्या आता है? बेसिक सैलरी। पेमेंट में सबसे पहले क्या लेते हैं? बेसिक सैलरी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मूल वेतन। मतलब जिसके लिए एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ लगा है काम में, उसके बदले जो मिलता है, जो काम के करने के बदले पैसा मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी अमाउंट सैलरी में जुड़ती किसकी है? बेसिक सैलरी की। फिर सेकंड नंबर पर क्या लेते हैं? बोनस। बोनस, बोनस पता है ना आपको? साल में एक बार एम्प्लॉय को दिया जाता है, त्योहार व्यवहार के टाइम पे, या जब भी देता है एम्प्लॉयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस। बोनस को हिंदी में भी क्या बोलेंगे? बोनस। कमीशन। कमीशन। कमीशन आपको क्वेश्चन में दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक कमीशन कैसा देखने को मिलेगा? नॉर्मल कमीशन। दूसरा कमीशन कैसा देखने को मिलेगा आपको? कमीशन ऑन सेल्स। नॉर्मल कमीशन और दूसरा कमीशन ऑन सेल्स। तीसरा, उसके बाद सॉरी, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रिम वेतन। देखो ध्यान से, एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है समझना। आप लोगों को असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में तो पता है ना? मान लो हमारा प्रीवियस ईयर अभी जो चल रहा है 24-25 है। प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। एक एम्प्लॉय था, वो 24-25 में अभी नौकरी कर रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसकी शादी थी मार्च के महीने में। एम्प्लॉय की शादी थी कौन से महीने में? मार्च के महीने में। मार्च का महीना कौन से साल में गिरेगा? 25 में ही आएगा, इसी साल में, इसी प्रीवियस ईयर में। तो अब शादी की तैयारी क्या मार्च में चालू करेगा कि थोड़े पहले से कर देगा? तो ये एम्प्लॉय जो है ना, 20,000 पर मंथ में इसके यहाँ पे जॉब में लगा था एम्प्लॉयर के यहाँ पे। तो जनवरी महीने में उसने अपने एम्प्लॉयर से 4 महीने की सैलरी एडवांस ले ली। कितने महीने की? 4 महीने की। मतलब जनवरी की खुद 20,000, फरवरी की खुद 20,000, मार्च की खुद 20,000, और सेकेंड कितना, मतलब टोटल जनवरी में वो 4 महीने की सैलरी, टोटल 80,000 रुपए एडवांस उठा लिया। तो मेरा सवाल यह है, एडवांस सैलरी मतलब कितना? एडवांस सैलरी कितना आएगा वैष्णवी? जनवरी महीने में उठा लिया और 4 महीने की सैलरी को, तो एडवांस सैलरी कितनी कहलाएगी? 60। आपका, आपका आंसर क्या होना चाहिए? समर। 60। आपका, आपका, आपका मुस्कान, आपका, आपका 40। आप 60। आप दोनों 60-60। आप दोनों
आप लोग भाई लोग क्या? आप भाई सुनो मेरी बात, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज। इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च तक की तो हम सैलरी कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो ये 3 महीने की सैलरी तो इसी फाइनेंशियल ईयर में आ गई। तो हम जब बात करेंगे मार्च महीने में आने के बाद, तो अगले महीने मतलब अगले साल की सैलरी कितनी आ रही है? तो केवल एडवांस सैलरी कितनी होगी मालूम? 20,000। जो अगले साल की सैलरी है इस साल में उठा के बैठ गया। आप लोग अगर जनवरी को बेस मानोगे तो जनवरी के महीने में आप लोगों का आंसर सही था, जनवरी के महीने में 60,000 एडवांस सैलरी थी। लेकिन जैसे फरवरी आया तो एडवांस कट गया, फरवरी आया तो फिर एडवांस कट गया, मार्च आया तो फिर एडवांस कट गया। तो मार्च महीने के लास्ट तक एडवांस सैलरी कितनी बची? 20। तो एडवांस सैलरी कितनी कहलाएगी? 20, जो अगले फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती है। आ गई बात समझ में? अगले फाइनेंशियल ईयर की जो सैलरी है उसको ही हम एडवांस सैलरी बोलेंगे। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, इसको आप रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कौन सी सैलरी की? एरियर सैलरी की। एरियर सैलरी क्या होता है समझना। एरियर सैलरी का मतलब आप लोगों को पता है 2020-21 वाला जो साल था उस समय कोविड लगा था। 2020-21 वाला जो साल था वो कौन सा साल था? इस साल में कोविड आया था। और अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 24-25 अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि उस समय बहुत सारे एम्प्लॉयर लोगों ने क्या किया था, अपने एम्प्लॉय लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, बोला कि भाई एक काम करो, आपकी सैलरी अगर 20,000 पर मंथ है ना, तो अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हम आपकी सैलरी को आधी कर दे रहे हैं, आपको नौकरी से नहीं निकाल रहे, और जो बचा हुआ आधा पैसा है जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तब हम दे देंगे। तो कुछ लोग मान गए और नौकरी में लगे रहे। तो इस समय है ना 10-10 हजार पर मंथ करके एक एम्प्लॉय की सैलरी 1,20,000 एम्प्लॉयर ने रोक ली थी। अब वो एम्प्लॉयर की स्थिति ठीक हो गई, तो ये 1,20,000 उस समय रोक लिया गया था, उसका पेमेंट कब कर रहा है? 24-25 में। तो पिछले समय का जो बचा हुआ पैसा उसको रिकवरी कब हो रही है उसकी? 24-25 में। तो इसको जो मिल रहा है ना उसको बोलते हैं एरियर सैलरी। क्या बोलते हैं? एरियर सैलरी। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है। और भी आप लोगों को पता होगा पे कमीशन, जानते हो क्या होता है पे कमीशन? जिन लोगों के पेरेंट्स नौकरी में होंगे उन लोग जानते होंगे। पे कमीशन चलता है अभी हम लोग कौन सा पे कमीशन में मालूम है? 7th पे कमीशन में। तो पे कमीशन जब आता है ना तो सैलरी जो होती है ना बेसिक वो बढ़ जाती है। इसके पहले 6th पे कमीशन चल रहा था और अभी बात चल रही है 8वां पे कमीशन आने की। तो जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम से पे कमीशन चेंज होता है ना तो तुरंत वो एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ कुछ एम्प्लॉयर लोग है ना पुराने स्ट्रक्चर से सैलरी देते रहते हैं, और लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में नया पे कमीशन लग जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है ना एम्प्लॉय लोगों को बाद में मिलता है 2-4 साल के बाद। तो वो जो बचा हुआ पुराना पैसा है जो अभी मिल रहा है, तो उसको हम कौन सी सैलरी बोलते हैं? एरियर सैलरी। आगे बात समझ में? हम अभी पढ़ क्या रहे हैं भाई? पेमेंट। पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पहले नंबर पे मैंने क्या बताया? बेसिक सैलरी, दूसरा बोनस, तीसरा कमीशन। कमीशन दो टाइप का होता है, नॉर्मल और कमीशन और सेल्स। तीसरा एडवांस सैलरी, अगले साल की सैलरी जो इस साल में मिल गई। एरियर सैलरी पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो सैलरी है वो हमको इस प्रीवियस ईयर में मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरियर सैलरी। उसके बाद हम बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में कौन से चैप्टर में बात करेंगे हम? सैलरी 2। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या क्या आता है मैं नाम लेके बता देता हूँ, बाकी अभी इस चैप्टर में उसका डिस्कशन नहीं होगा। पहला आता है पेंशन। पेंशन जानते हो क्या होता है? लगभग सैलरी की जो होती है ना उसकी आधी अमाउंट का पेंशन बनता है, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट आता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है कुछ लोगों को पेंशन मिलता है ना, तो एम्प्लॉय लोग है ना पेंशन बोलते हैं हर महीने मत दो, ये जमा कर लो और हमको एक मुश्त एक लमसम अमाउंट दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेड पेंशन। एक होता है प्रोविडेंट फंड का पैसा, पीएफ का पैसा मिलता है। एक होता है ग्रेच्युटी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। ये सब नाम लूंगा ना तो टेंशन हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए छोड़ो, भी नहीं ले रहा हूं इनका नाम, ठीक है। इनके बारे में कब बात करेंगे हम? सैलरी 2 में। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति। कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या होता है? कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। क्या होता है कभी कभी एम्प्लॉयर है ना अपने एम्प्लॉय के सैलरी के टर्म्स को चेंज कर देता है।
जिसके कारण एम्प्लॉय की सैलरी जो है ना वो कम हो जाती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, है ना, मैं करवाऊंगा आप लोगों को, कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी पहले 50,000 पर मंथ थी। अब किसी कारण से उसकी सैलरी को है ना, उसके सैलरी के टर्म्स को चेंज कर रहे हैं और एम्प्लॉयर बोलता है हम आपको है ना 30,000 रुपए पर मंथ ही देंगे, जमता है तो देख लो। उसकी सैलरी कम कर दी और दुनिया भर की जो फैसिलिटीज मिल रही थी ना, मकान वकान मिला हुआ था, वो सब ले लिया एम्प्लॉयर उससे। कारण कुछ भी होगा, हो सकता है एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, जो भी कारण होगा। तो अब इसकी सैलरी कम हो गई कि नहीं हो गई? तो कम हो गई ना, तो एम्प्लॉय इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं कम सैलरी भी चला लूंगा। लेकिन इस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करेगा मालूम है? एक लमसम अमाउंट अलग से पे करेगा। एक काम करो, आपको नुकसान हो रहा है ना, तो आप 5 लाख रुपए और रख लो हमारे तरफ से, लेकिन हम अब आपको आने वाले समय में सैलरी कम देंगे, 50,000 और पुराना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये 5 लाख रुपए क्या कहलाएगा? कॉम्पेंसेशन का। कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? आप लोगों से इस चैप्टर में कभी भी मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, मीनिंग नहीं पूछा जाएगा। ये सब बताने के पीछे कारण क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी कहानी सुना देता है, और अगर आप लोगों को इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझ रहेगा ना, तो आप लोग इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, आप कुछ का कुछ करके बैठ जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, कॉम्पेंसेशन के बाद क्या है? डियरनेस पे। एक आएगा डियरनेस अलाउंस। मैं दो नाम लिया अभी, एक डियरनेस पे बोल रहा हूं और एक आएगा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस पे जो होता है ना, डियरनेस पे वो किसके अंदर आता है? और एक नाम लूंगा मैं डियरनेस अलाउंस, वो आएगा आपका अलाउंस के अंदर में। अलाउंस जब कराऊंगा ना आप लोगों को, उसके अंदर में आएगा अलाउंस। कहां चला गया? ये दिख रहा है आप लोगों को? डियरनेस अलाउंस यहां पर है, ठीक है। सुनो क्या होता है डियरनेस अलाउंस। आप लोगों को पता है महंगाई समय समय पे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो जिस सैलरी स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयर के यहाँ पे एम्प्लॉय काम में लगा है, अब उसमें उसका गुजारा नहीं चल रहा है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है मालूम है? सैलरी के एडिशन में कुछ पैसा और देता है, ताकि एम्प्लॉय जो है महंगाई के मार से बच सके। तो जो एडिशनल पैसा सैलरी के अलावा और एम्प्लॉयर दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डियरनेस पे। कभी कभी किसी किसी एम्प्लॉय को तो जितनी उसकी बेसिक सैलरी होती है ना, उसके 100% अमाउंट के बराबर क्या मिलता है? डीएनएस पे। 100% जितनी बेसिक सैलरी उतना डीएनएस पे। कभी कभी ऐसा होता है, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखना। किसी के है क्या पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय में? सैलरी अभी फरवरी महीने में सैलरी स्लिप बनाएंगे आपके पापा, चेक करना, ठीक है। डीएनएस पे है ना, बहुत बड़ी अमाउंट रहती है। जितना बेसिक सैलरी होगा ना उनका, लगभग उतना ही अमाउंट डीएनएस पे में जाएगा। चलो छोड़ो, इमोशनल नहीं होना है अपने को, सिर्फ चीजों से वो करना है। डियरनेस पे, इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई वेतन। नाम से पता चल रहा है किस लिए दे रहा होगा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को? महंगाई से बचने के लिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, ये क्या लिखा है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझो भाई। लगभग हर क्वेश्चन में आएगा ये प्रोविडेंट फंड, हर क्वेश्चन में। तो आप लोग है ना, पहले मेरी बात को समझो, फिर अपन इसके ऊपर कैलकुलेशन वाला भी काम करेंगे। देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर है, इसके अंडर में कौन काम कर रहा है? एम्प्लॉय। तो मैं एम्प्लॉयर को ई आर लिखूंगा और एम्प्लॉय को क्या लिखूंगा? ई डब्ल्यू। पूरे चैप्टर में याद रखना, मैं एम्प्लॉयर ई आर लिखूंगा, एम्प्लॉय को ई डब्ल्यू लिखूंगा। एम्प्लॉयर के यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके बदले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है? सैलरी देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देता है? 20,000 पर मंथ देता है, पर मंथ। अगर आप इस आदमी को बोलोगे भाई एक काम कर, तू 2,000 रुपये महीना सेव करे कर, क्योंकि तेरी नौकरी छूट जाएगी तो बाद में तू कैसे करेगा? करेगा आदमी 2,000 रुपये सेव? नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट है ना, उन लोगों को, एम्प्लॉय लोगों की चिंता थी बहुत, इन लोग भाई सेविंग की हैबिट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक फंड बनाया। क्या किया? फंड बनाया।
और बोला किसको, एम्प्लॉयर लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गवर्नमेंट ने कि भाई तुम लोग जिसको भी सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, आप उनकी सैलरी से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10% काट लो। कितना परसेंट? 10%। तो 20,000 का 10% कितना होगा? काटने के बाद जो सैलरी बचती है वो एम्प्लॉय को दे दो आप। और जो 2,000 रुपए काट लिया है ना आपने, उतना ही पैसा आप अपने जेब से और मिलाओ, तो कितना हो गया? और आप इस फंड में उस एम्प्लॉय के नाम से पैसा जमा कर, ये फंड को मेंटेन कौन करती है? गवर्नमेंट। इस फंड में पैसा जमा कौन करता है? एम्प्लॉयर। कितना जमा करता है? 4,000 नहीं, जितना उसके सैलरी से काटेगा उतना और मिलाएगा, और दोनों अमाउंट को मिला के हर महीने जब जब सैलरी का पेमेंट करेगा तब तब उस फंड में पैसा जमा करेगा। फिर ये फंड में पैसा जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। ये फंड में ना अकाउंट खुलता है लोगों का, जिन लोग नौकरी कर रहे हैं ना, ये फंड में अकाउंट किसके नाम से खुला है? ये फंड एम्प्लॉयर का नहीं है, गवर्नमेंट का है। एक प्रकार का बैंक है मान के चलो। ये फंड में पैसा किसका जमा हो रहा है? अब जब एम्प्लॉय रिटायर होगा या फिर मर जाएगा, दोनों में जो काम पहले हो जाए, इस फंड से पैसा निकाल सकता है। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी निकाल सकता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, मैं अपने भाई के यहाँ पे, मेरी जॉब है ना, मैं फाइनेंस का पूरा काम देखता हूँ उनके यहाँ पे। तो मेरे को कुछ पैसा देते हैं हर महीने सैलरी, तो मेरे अकाउंट से, मतलब मेरे को है ना, पीएफ काट के देते पैसा। तो अभी मेरे को गाड़ी लेनी थी ना, तो मैं गाड़ी लेने के लिए ना अपने पीएफ में से पैसा निकाला था। तो क्या मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ क्या उनके यहाँ पे? नहीं। तो मैं ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अभी नौकरी में हूँ, मेरे को जाना नहीं पड़ता, मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ। बस मैं क्या किया, अपने प्रोविडेंट फंड में से पैसा विड्रॉ किया, और मैं अभी एम्प्लॉयमेंट में हूँ। ठीक है, तो चलो, जो भी है, इस फंड में कितना पैसा होगा जमा? हर महीने के हिसाब से उसके सैलरी से जितना काटा जाएगा उतना एम्प्लॉयर भी मिलाएगा, ये पूरा उसके एम्प्लॉयमेंट फंड में जमा होते जाएगा हर महीने के महीने। प्लस यहां पर और क्या जमा होता है मालूम है? इंटरेस्ट भी देती है गवर्नमेंट, एक प्रकार का रिकरिंग डिपॉजिट है। आरडी समझते हो ना? एफडी और आरडी में क्या फर्क है? एफडी मतलब एक लमसम अमाउंट जमा करते हैं, और आरडी मतलब हर महीने महीने कुछ कुछ छोटा छोटा पैसा जमा करते हैं, बाद में वो पैसा इकट्ठा होकर हमको मिलता है। तो फंड में जितना भी पैसा जमा होगा ना, उसके ऊपर हमको क्या मिलता है? ब्याज। और टोटल पैसा हमारा यहाँ पे जमा होते रहता है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ कुछ चीजों का नाम दूंगा, देखना। ये जो 2,000 रुपए है, ये क्या था? नहीं, ये जो 2,000 रुपए था, ये एम्प्लॉय के सैलरी से कटा था। और ये वाला जो 2,000 है, ये एम्प्लॉयर ने अपने जेब से मिलाया। और ये वाला जो ब्याज है, क्या हर महीने उसके जेब में आके जमा हो रहा है, कि वहीं पे फंड में ही जमा होते जा रहा है? वहीं पे जमा होते जा रहा है और पैसा बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो 2,000 है ना, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि, भविष्य के लिए निधि। निधि मतलब जमा करना, फंड बनाना। ठीक है, कोई है क्या क्लास में निधि? ये जो 2,000 रुपए है, ये वाला 2,000, इसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था। और ये वाला जो अमाउंट है ब्याज का, इसको क्या बोलेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट, उपार्जित ब्याज। और ये जो पैसा है, जो फंड बैलेंस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एक मिनट ना। हेलो, क्या? सोनू गुप्ता? कौन आया देने के लिए?
रुक जा, कंफर्म करना तभी लेना। एक मिनट ना, हमारे घर में कुछ पार्सल आ गया और नहीं मालूम कौन बोल रहा है। नाम भी मेरे दोस्त का नाम है। तो सुनो मेरी बात। तो मैंने अभी आप लोगों को 4 चीजों का नाम बताया। पहला बताया एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सुनो मेरी बात, पहला नाम क्या बताया? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय के सैलरी से जो पैसा काटा गया एम्प्लॉयर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर अपने पास का और जितना मिलाया। एक बात बताओ, ये 20,000 में से तो 2,000 कट गया, तो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये तो 2,000 किसके जेब से जा रहे हैं? एम्प्लॉय के। और ये, लेकिन ये 2,000 तो एडिशनल एम्प्लॉयर दे रहा है ना। और ये जो ब्याज कमा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। और जो हमारे फंड में पैसा जमा होते जा रहा है समय समय के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंड बैलेंस या बैलेंस अमाउंट, जो नाम दे दो आप। इसी फंड बैलेंस के ऊपर हमको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इतना समझ में आ गया? अब सैलरी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, सैलरी की, तो हमको इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि इसको सैलरी में जोड़ा जाता है। इसको सैलरी में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है। ये वाली जो 20,000 की अमाउंट है, ये जो 20,000 की अमाउंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ये जो 20,000 की अमाउंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसमें से कुछ काटा गया, उसको क्या बोलते हैं? डिडक्शन। और ये जो 18,000 इसको क्या बोलेंगे? नेट सैलरी। ठीक है। तो हम जब इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कौन सी वाली सैलरी लेते हैं हमेशा? मतलब इसमें ऑलरेडी ये वाली अमाउंट जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं प्रोविडेंट फंड का? अब प्रोविडेंट फंड टोटल कितने टाइप के होते हैं? 4। प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं? 4। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। एक होता है क्या? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसको बोलते हैं आरपीएफ। एक होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक होता है यूआरपीएफ,
एक होता है यूआरपीएफ, इसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये चार नाम आप याद कर लो। पहला क्या होता है? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दूसरा क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और लास्ट यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमाणित भविष्य निधि, इसको बोलते हैं वैधानिक भविष्य निधि, इसको बोलते हैं सार्वजनिक भविष्य निधि, इसको बोलते हैं अप्रमाणित भविष्य निधि। ठीक है, अब ये आ गया इससे रिलेटेड रूल। चार टाइप के मैंने प्रोविडेंट फंड बताए, वो आपको कहां दिखेंगे? यहां पर। और वो जो तीन चीज मैंने बताई आप लोगों को, कौन कौन सी? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक्रूड इंटरेस्ट, वो आपको यहां पर दिखेगा ऊपर में। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूआरपीएफ। यूआरपीएफ के केस में आपको क्वेश्चन में ना से दिया रहेगा, यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? और उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट। पब्लिक प्रोविडेंट के केस में भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एम्प्लॉयर का एक्रूड इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में भी क्या होगा? तीनों एग्जेम्प्ट। आरपीएफ के केस में क्या होगा? एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट होगा। बाकी ये जो दोनों है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर और एक्रूड इंटरेस्ट, ये एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन पूरा पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा। कितना एग्जेम्प्ट होगा? एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी। आरपीएफ सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर की अमाउंट टैक्सेबल। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होगा? अप टू 9.5% ऑफ पीएफ बैलेंस, मतलब फंड बैलेंस, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आरपीएफ के केस में कितना एग्जेम्प्ट होगा? 12%। किस चीज का 12%? आरपीएफ की सैलरी के बराबर का। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना? अप टू 9.5%। किसका? फंड बैलेंस। ये जितना आसान दिख रहा है, नहीं इतना आसान ऐसे में नहीं बोल रहा हूं, ये आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आएगा जब अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल करें। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर एक चीज आई थी, आरपीएफ की सैलरी। आरपीएफ की सैलरी एक स्पेशल सैलरी होती है, जिसको सिर्फ हम निकालते हैं किस पर्पस के लिए? प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो आरपीएफ की सैलरी में क्या क्या जोड़ते हैं वो देखो आप। सबसे पहले क्या जोड़ते हैं? प्लस क्या जोड़ते हैं? अभी मैंने आप लोगों को कमीशन के बारे में बताया था। कमीशन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है कौन सा? दूसरा? तो यहां पर नॉर्मल कमीशन मत जोड़ना। कौन सा वाला कमीशन जोड़ोगे? कमीशन ऑन सेल्स। डियरनेस पे, डियरनेस पे हम जोड़ेंगे। ये तीनों देखो पेमेंट में अपन पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? क्या क्या जोड़ते हैं? पहला कमीशन ऑन सेल्स और डीएनएस पे, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डियरनेस अलाउंस। तो एक मिनट डियरनेस अलाउंस में आ जाओ। अभी अलाउंस में पढ़ाना चालू नहीं किया हूं, सिर्फ अलाउंस में आ जाओ। जैसे कमीशन दो टाइप का मिला था ना आप लोगों को, वैसे डियरनेस अलाउंस भी दो टाइप का मिलेगा। मैं डियरनेस पे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डियरनेस अलाउंस की बात कर रहा हूं। डियरनेस अलाउंस कितने टाइप का मिलेगा? दो टाइप का। एक मिलेगा नॉर्मल डियरनेस अलाउंस, और दूसरा कैसा मिलेगा? डियरनेस अलाउंस एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा वाला। मतलब हम पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन में अगर केवल डीए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? केवल डीए, डियरनेस अलाउंस, मतलब वो कौन सा वाला होगा? नॉर्मल। और डियरनेस अलाउंस लिख के बाजू में लिख देगा एज पर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो उसको कौन सा वाला डीए मानोगे आप? एज पर टर्म्स वाला मानोगे। तो हम जब आरपीएफ की सैलरी निकाल रहे हैं तो वहां पे कौन सा वाला डीए लेते? नॉर्मल वाला कि स्पेशल वाला? एज पर टर्म्स मतलब स्पेशल वाला। तो एक बार आरपीएफ की सैलरी याद करने की कोशिश करो। चार चीज जुड़ती है इसमें। क्या क्या? बेसिक सैलरी, कमीशन ऑन सेल्स, डियरनेस पे, और डियरनेस अलाउंस अगर है तो एज पर टर्म्स वाला। मतलब डियरनेस पे में और कोई टाइप्स नहीं है, डियरनेस पे है मतलब जोड़ना है। डियरनेस अलाउंस होगा तब आपको देखना है एज पर टर्म्स वाला कि नॉर्मल वाला। आ गई बात समझ में? चलो तो एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों को कुछ है ना, आप लोग एक काम करो, क्लास थोड़ी सी भी चलेगी, आप लोग आराम से बैठो, कोई हड़बड़ी नहीं है।
कैलकुलेटर निकाल लो, रफ कॉपी निकालो, और कुछ कुछ कैलकुलेशन करवाऊंगा, अपन उसको करें। ठीक है, चलो निकालो कैलकुलेटर। चलो एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। पहला क्वेश्चन तो मैं ही बना के सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली नहीं बना पाओगे, है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ। कमीशन ऑन सेल्स दिया है कितना परसेंट, और नीचे सेल्स दे दिए कितना, 10 लाख। डियरनेस पे कितना दिया है, ठीक है। ये चारों चीज को कहां लेंगे पता है ना आप लोगों को, आरपीएफ की सैलरी निकालने के काम आएगा। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय लिखा है, कितना रुपया, 18,000 पर एनम। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर ये कितना है, पर एनम। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पर ब्याज कितना मिला, और फंड बैलेंस कितना है। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड एक्रूड इंटरेस्ट। आपको तीन चीज की टैक्सेबल अमाउंट निकालनी, किसकी किसकी, इसकी, इसकी और इसकी। बताओ, देखो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर वर्किंग नोट नंबर 1, इसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 की। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय तो एग्जाम लिख दिया ना। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, एग्जेम्प्ट अप टू कितना परसेंट, किस चीज का 12%, आरपीएफ सैलरी का 12%। तो हमको आरपीएफ की सैलरी पता है क्या, नहीं। तो आरपीएफ की सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा, सबसे पहले बेसिक सैलरी जोड़ो। बेसिक सैलरी कितनी थी भाई बताओ, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ करोगे तो साल भर का कितना होगा, कमीशन ऑन सेल्स, टोटल सेल है 10 लाख और उसका 1% निकालोगे तो कितना आएगा, डियरनेस पे 500 रुपए पर मंथ था, और कुछ था क्या, तो 1,36,000 आएगा। तो यह आ गया आपका आरपीएफ सैलरी। तो आरपीएफ की सैलरी कितनी थी, 1,36,000 का 12% निकालो कितना आता है, 16,320। तो देखो हमको हमको क्वेश्चन में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आया, 16। ये टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आ गया। तो जब हम सैलरी की इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1,680 रुपए जोड़ेंगे, 18,000 को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन। एक और एक्रूड इंटरेस्ट भी बचा है, देखो एक्रूड इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2। एक्रूड इंटरेस्ट टोटल कितना था, 10,000 था। ये एग्जेम्प्ट कितना होता है, तो 1 लाख रुपए फंड बैलेंस था,
इसका 9.5% निकाल लो, कितना आएगा? 9,500। तो बचा कितना? तो 500 रुपए जो आया वो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, एक 1680 और एक दूसरा 500। और एक तो तीसरा आंसर क्या था हमारा? एग्जाम। तो यहाँ लिख दो आप 1680 500। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ठीक है, फोटो खींचने की बात आती यूवी याद आता है, और याद है आज इन लोग आए नहीं, पूरा ग्रुप एब्सेंट है आज। चलो आगे बढ़े। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं, उसको आप लोग अभी सॉल्व करके मेरे को बताओ। चलो अभी आप लोग इसको बनाकर बताओ। डेटा चेंज है, कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है। जो भी फोटो लिया है ग्रुप में शेयर कर देना भाई। कितना आ रहा है बताओ मेरे। कितना है आंसर? टोटल ही अलग अलग बता दो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है 2880, और एक्रूड इंटरेस्ट 3600। यही सबका आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? कोई ऐसा है जिसका अलग आया है? राशिद, आगे यही आया है। तो इसका सॉल्यूशन दिखाऊं कि बना के बताऊं?
चेक करो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉयर का इस तरीके से कैलकुलेशन है, आप मैच कर लेना, इसके अंदर डाला हुआ है, मतलब ये पीडीएफ है ना, क्या बोलते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा 2880 और इसका कितना 3600। और अगर बोलोगे कैलकुलेट करके बताओ तो अभी बता भी दे रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट में आऊं। एक्चुअली क्या है, इस नोट्स को मैंने जब लिखा होगा ना तो देखो एक एक क्वेश्चन का दो दो बार सॉल्यूशन आपको दिखेगा शायद उसमें। ठीक है, जिस जिस क्लास में पढ़ाया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया, फिर पहले एक बार बनाया था, फिर एक बार और बनाया, तो 3 बार सॉल्यूशन दिखेगा। ठीक है, जितने बार बच्चे लोग बोलते हैं बना के बता दो तो बना के बता देता हूं, ऐसा है। ये क्वेश्चन है, बेसिक सैलरी कितना है, 12,000। ये जितना आप लोगों को, सुनो मेरी बात, हर एग्जाम्पल कुछ नया सिखाएगा, हर एग्जाम्पल कुछ नया सिखाएगा, इसलिए किसी भी एग्जाम्पल को इग्नोर मत करना। बेसिक सैलरी कितनी है, 12,000 पर मंथ। कमीशन कितना लिखा है, डियरनेस पे, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉय कितना है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर इतना है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना है, 10,000। ये मस्त एग्जाम्पल है, ये बना के बताओ। करो ना आप लोग कैलकुलेट, वो आप डिसाइड करो ना, मैं जब बताऊंगा तब पूरी बात करूंगा, अभी आप डिसाइड करो। कितना है समीरा, ये बैलेंस 1 लाख है। नहीं, मेरे को आंसर चाहिए, बीच बीच का मतलब। कितना है तारनी, हाँ कितना है, 500 है बस। क्या चीज का, एक्रूड इंटरेस्ट, बाकी वो दोनों एग्जाम्प्ट है। मैं बताऊं अनुज, आपका दिखाओ कॉपी सुनो। इसमें नहीं बनाएगा।
चलो मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लो क्योंकि ये वाला इम्पोर्टेंट है। चलो देखो इधर सब, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एग्जेम्प्ट। उसके बाद बात करेंगे अपन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1 में। उसके बाद बात करेंगे किसकी? एक्रूड इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2 देखते जाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था भाई? 12,000 पर एनम लिखा है। और ये एग्जेम्प्ट कितना होगा? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, 12% ऑफ आरपीएफ की सैलरी। तो आरपीएफ की सैलरी इज इक्वल टू क्या? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है आपकी? 12,000 पर मंथ। तो 12,000 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा? 1,44,000, 144,000। कमीशन सूर्या, खाली कमीशन लिखा है, कमीशन और सेल्स नहीं लिखा है, तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसको। डियरनेस पे कितना है? 5,000 पर मंथ। तो ये सबको ऐड करोगे तो 2,04,000 होगा। अब 2,04,000 का आप निकालोगे 12%, दैट इज कितना? 24,000। अब 480। अब देखो ध्यान से, 12% तक एग्जेम्प्ट लिखा है, लेकिन ये जो एग्जेम्पशन की अमाउंट है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। माइनस में नहीं, कीमत निकाल देना। तो यहां पर है ना बच्चे आके ना गड़बड़ करते, तो इस चीज को ना मैं थोड़ा अलग ढंग से लिखता हूं। कैसे लिखता हूं देखना, कैसे लिखता हूं देखो। तो ये अप टू वाला वर्ड जो है ना, आप लोगों से कभी गलती नहीं करवाएगा। यहां लिखेंगे एग्जेम्प्ट विच एवर इज लोअर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 12% ऑफ आरपीएफ सैलरी मतलब 2,04,000 का 12%, तो कितना था? 24,480। ये दोनों में कम कौन सा है? तो 12,000 जाएगा बाहर, ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? नीचे। इस तरीके से अपने को विच एवर इज लोअर वाला यहाँ पे लगा दोगे ना, तो उससे फिर गलत नहीं होगा। ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? नील। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना था? अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से 10,000 मिल रहा है, और क्वेश्चन में फंड बैलेंस दिया नहीं है। तो हमारे फंड में कितना बैलेंस रहा होगा जिसका 10% बन के हमको 10,000 ब्याज मिला? तो यहां पर एग्जेम्प्ट लिखने के लिए कैसे करोगे मालूम है? 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, उल्टा कैलकुलेट। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? फंड बैलेंस मिल जाएगा। ये जो अपन ने निकाला ना, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, उल्टा कर दिया, तो ये इससे हमको क्या मिल गया? इसका 9.5 अपॉन 100 कितना आता है? तो मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मैं क्या करता था मालूम है? देखो 100 तो कट गया आपस में, तो क्या बचा? 10,000 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 10 का, इस तरीके से। तो डायरेक्ट 9,500 मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा? 500 रुपए जो आ गई आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ गई। तो जिसका जिसका ऐसा आया था मतलब वो करेक्ट है भाई। ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो सब लोग, ऐप में पहले से सैलरी के पूरे लेक्चर डले हुए। तो जब मैं सैलरी चैप्टर पहली बार पढ़ाया था ना, उस समय कुछ टेक्निकल इशू था, तो बीच के ना लेक्चर नंबर 2, 3 और कौन कौन से लेक्चर इंग्लिश में चले गई है क्लास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो पूरे लेक्चर हटा रहा हूँ
और आज से मैं नए लेक्चर डालने चालू कर दूंगा सैलरी के, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया बस। इतने एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कर लिए, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। इधर नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, अलाउंसेस। अलाउंस मतलब भत्ते, अलाउंस मतलब क्या, भत्ते। जल्दी आओ। क्षितिज क्या हो गया भाई? अलाउंस, अलाउंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? तीन। एक होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, तीसरा होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। अलाउंस कितने टाइप के होते हैं? तीन। पहला होता है फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा पार्टली टैक्सेबल और तीसरा फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या पहले समझो। ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट है, और अभी हमने रिसेंटली क्या खत्म किया, पेमेंट्स। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अलाउंस। अलाउंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा क्या है, पार्टली टैक्सेबल, और एक क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब होता है जिसकी 100% अमाउंट कहां ऐड होगी, बाहर, पूरी पूरी अमाउंट को जोड़ देना है बाहर। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस का मतलब होता है जिसकी कुछ अमाउंट को जोड़ना है और कुछ अमाउंट को छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है ना, तो इसमें से मान लो 5,000 एग्जेम और 5,000 क्या होगा, तो जो भी अमाउंट टैक्सेबल होती है ना उसी को बाहर लिखना है अपने, जो एग्जेम्प्ट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली अमाउंट होगी ना, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट को यहां पर क्या करना है, लिखना ही नहीं, छोड़ देना है। तो तीन टाइप के अलाउंस समझ में आ गए। फुल्ली टैक्सेबल जिसकी पूरी अमाउंट लेंगे, पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ लेना है कुछ छोड़ना है, और फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब जिसको लेना ही नहीं है, छोड़ देना है। तो एक एक करके अपन सारे अलाउंस को कंटिन्यू करते हैं। देखो पहला कौन सा है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में पहला नाम क्या आता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस पे बताया था ना, वो पेमेंट था। अब मैं क्या बता रहा हूँ, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस है ना, ये भी पर्पस वही है देने का, महंगाई की मार से बचने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, लेकिन ये अलाउंस है और वो क्या था, पे था। तो डियरनेस अलाउंस कितने टाइप का देखने को मिलेगा भाई, दो टाइप का, एक होता है नॉर्मल और दूसरा एज पर टर्म्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, किस लिए दिया जा रहा होगा। तो पहले तो भाई अलाउंस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, अलाउंस मतलब मेन सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है कुछ अलग पर्पस के लिए। तो पहला तो महंगाई की मार से बचने के लिए, दूसरा किस लिए दे रहा होगा, नाम पता चल जा रहा है आपको, मेडिकल अलाउंस दे रहा है, मतलब इलाज कराने के लिए पैसा दे रहा है, इलाज नहीं करवा रहा है, इलाज कराने के लिए पैसा दे रहा है। दूसरा क्या है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीसीए लिखा हुआ मिलेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं नगर क्षतिपूरक भत्ता। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, इसका मतलब क्या होता है, नहीं, क्या होता है आप लोग बताओ। बड़ी सिटी में रहने में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है कि नहीं एम्प्लॉय लोगों की। बड़ी सिटी में अगर कोई एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयमेंट में है, वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है, ज्यादा खर्चे आते हैं। तो एम्प्लॉयर है ना क्या करता है, जो बड़ी सिटीज में नौकरी करते हैं वहां के एम्प्लॉय लोगों को कुछ एडिशनल अलाउंस देता है, ताकि वो बड़ी सिटी में रहने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ रहे हैं उससे बच सके। तो उस वाले अलाउंस को हम क्या बोलेंगे, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। नाम से पता चल रहा है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता, ठीक है, बड़ी सिटी वाले लोगों को मिलता है ये। हिल एरिया अलाउंस, नाम से पता चल रहा है, पहाड़ी क्षेत्र भत्ता। किस लिए दिया जा रहा होगा बताओ। अपन रहते हैं रायपुर में, रायपुर में कहीं पहाड़ दिखता है आप लोगों को, तो यहाँ पर नॉर्मल जीवन एक नॉर्मलाइज तरीके से चलता है, लेकिन जिन लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है रहने के लिए। तो उन लोगों को एम्प्लॉयर जो है अलग से पैसा देता है, किस नाम से, हिल एरिया अलाउंस के नाम से। एक आगे और आएगा हिल वाला, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिल एरिया अलाउंस। उसके बाद क्या है, फूड और टिफिन अलाउंस। फूड और टिफिन अलाउंस किस लिए, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है, जा बेटा कुछ खा के आ।
समझे मेरी बात को? फूड और टिफिन अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस, अपने अंडर में नौकर रखने के लिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फूड और सॉरी क्या बोलेंगे? सर्वेंट अलाउंस। हिंदी में इसको बोलते हैं नौकर भत्ता। मतलब समझो, ये एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है ताकि एम्प्लॉयर अपने अंडर में, सॉरी एम्प्लॉय अपने अंडर में क्या कर सके? एक और नौकर रख सके। सर्वेंट अलाउंस। वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस, मतलब वार्डन नाम सुने हो? हॉस्टल में जिन लोग काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वार्डन। तो उनको है ना इस नाम से अलाउंस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वार्डन एंड प्रॉक्टर अलाउंस। डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिनियुक्ति भत्ता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेप्यूटेशन अलाउंस। क्या होता है समझना इसका मतलब। खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों की बात बताऊं, मान लो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब में है। कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहां उसकी जॉब है, ये किसके अंडर में आता है? अब इलेक्शन के टाइम आ गए, तो इलेक्शन टाइम पे क्या होता है, कुछ समय के लिए जब तक इलेक्शन का काम है तो इस वाले एम्प्लॉय को अपने मेन काम से हटा के कहां लगा दिया जाता है? जाओ इलेक्शन का काम देखो। अभी आचार संहिता चालू हो गई है, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, सब क्या करते हुए कर रहे होंगे मालूम है? काम इलेक्शन का काम कर रहे होंगे। इलेक्शन अभी आप लोग देखे होंगे, वो चल रहा है ना, एसआईआर चल रहा है अभी। एसआईआर, एसआईआर में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी है, सबको किसी को बीएलओ बना दिए, किसी को कुछ बना दिए, और उन्होंने जा रहे हैं और वो एसआईआर के काम में लगे, उनका मेन काम को छोड़ के। हमारे घर के, हमारे ब्लॉक के सामने में एक भैया रहते, तहसीलदार है वो। तो अभी कुछ दिनों के लिए उनका मेन काम को हटा दिए और क्या करवा रहे हैं? उनको बीएलओ बना दिए, जो अपना वाला काम देखो, एसआईआर का काम कर रहे हैं। तो अभी उन लोग कहाँ है मालूम है? किस काम के लिए है? अपने मेन काम से हटा के उनको दूसरा काम दिया गया है, लेकिन नौकरी से नहीं निकाले उनको, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्यूटेशन। तो वो जो वो काम कर रहे हैं ना, तो उसके बदले उनको क्या मिल रहा होगा? अलाउंस। सैलरी तो मिल ही रही होगी, साथ में क्या मिल रहा होगा? अलाउंस मिल रहा होगा। ओवर टाइम अलाउंस, नाम से पता चल रहा है, जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है उससे ज्यादा अगर कोई काम करेगा तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? ओवर टाइम अलाउंस। फिर अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में कुछ कुछ नाम देखने को मिलेगा। पहला क्या नाम है? मैं कोई भी नाम अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, सब क्वेश्चन में मिलता है। फिर क्या है? फिर क्या देखने को मिलेगा? स्पेशल अलाउंस एटसेट्रा। ये कुछ कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। और हम जो अभी पढ़ रहे हो कौन से अलाउंस है? सब फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। अब अपन बात करेंगे फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में सिर्फ 3 ठोक है भाई, ये याद रख लेना। पहला क्या है? फॉरेन अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो नौकरी कहां कर रहा है? विदेश में। तो विदेश में दिया जाने वाला कोई भी अलाउंस, किसी भी नाम से अलाउंस देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन अलाउंस। किसको दिया जा रहा है? एग्जेम्प्ट। अलाउंस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर अलाउंस दिया जा रहा है तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस टू एम्प्लॉय फॉर होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग एटसेट्रा। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर अपने काम से कभी कभी बाहर नहीं भेजता है विजिट के लिए, तो होटल के लिए, बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग मतलब ट्रेवलिंग वगैरह को बोर्डिंग बोलते हैं ना, लॉजिंग, लॉज वगैरह में रुकने के लिए अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डेली अलाउंस। ये एग्जेम्प्ट होता है। ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट। तो हमने अभी कौन कौन सा अलाउंस खत्म कर लिए? पहला फुली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड। इसके बाद बचता है हमारा कौन सा वाला? पार्टली टैक्सेबल। और ये आप लोगों को मैं फ्रेश माइंड के साथ कराऊंगा, ऐसा अगर बताऊंगा ना तो ऊपर से जाएगा। ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज की जो क्लास हुई है ना, इसको फटाफट एक बार और रिवाइज करके आ जाना, और जो भी एग्जाम्पल है उसको एक बार वापस से कैलकुलेट करना। पार्टली टैक्सेबल में क्या क्या नाम आते हैं बस सुन लो, फिर अपन देखते हैं। पहला अपन क्या पढ़ेंगे? हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद अदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर आता है आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। यहाँ पर देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड, रिमोट एरिया, हिल एरिया कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कुछ अलाउंस है जो हम किस में देखने वाले हैं?
पार्टली टैक्सेबल, और बहुत इजी है भाई, ऐसा टेंशन मत लो, एकदम सिस्टमेटिक मैंने यहाँ पर इसको जमा के रखा है। ठीक है, तो अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।